तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आइए देखते हैं इसके नोटेशंस किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है बाय एन एरो। एरो से इसको डिनोट किया जाता है। एक कंडीशन होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो बैक बॉन्डिंग का, तो बैक बॉन्डिंग में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो उसको ट्रीट करते हैं हम लोग एज ए पाई बॉन्ड। पर नॉर्मल कंडीशन में जब आपके पास में क्या है, व्हेन देयर इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम। जैसे हम लोगों ने अभी बात करी एडक्ट की, तो एडक्ट की अगर हम लोगों ने बात करी इस तरीके से, ये एडक्ट का फॉर्मेशन किया हम लोगों ने। अब बताओ यहाँ पे केवल और केवल क्या आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है? यस, देयर इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए कौन से टाइप का होगा? सिग्मा टाइप का होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। आई होप अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का। हम लोग जानते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें तो आपको देखने को मिलती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग Cl और Cl। इसमें हम लोग जानते हैं कि देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। पर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो इसमें होती है आपके पास में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें होती है आपके पास में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आइए देखते हैं इसके नोटेशंस किस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है बाय एन एरो। एरो से इसको डिनोट किया जाता है। अब एरो कहां से कहां तक जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए कंडीशंस होती है आपके पास में। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपके पास में कि जो आपके पास में डोनर एटम है उसके पास में होना चाहिए लोन पेयर। ठीक है, तो डोनर एटम यहां पे आ जाता है। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाती है आपके पास में? लोन पेयर। ये लोन पेयर होना चाहिए। यहाँ पे डोनर एटम आता है आपके पास में, और जो एक्सेप्टर एटम है आपके पास में उसके पास में क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ से जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे? एक्सेप्टर एटम के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास में? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बात समझ में आई बात? तो अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो वो होती है डोनर एटम टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? अब आइए फर्दर डिस्कशन करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग BF3 का। ये BF3 का हम लोगों ने एग्जांपल लिया। अब मुझे बताइए ये जो BF3 है आपके पास में, ये BF3 क्या एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है? यस, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है और ये चाहता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, NH3। ये NH3 है आपके पास में। क्या इसके पास में एक लोन पेयर है? यस, इसके पास में एक लोन पेयर है। तो बताना, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसके पास में लोन पेयर है। तो जैसा कि मैंने आपको कंडीशंस में बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बनने के बाद में ये कैसा दिखेगा आपके पास में? बनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपके पास में BF3 था और ये आपके पास में क्या था? NH3। यहाँ पे लोन पेयर थे हमारे पास में, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी बेसिक जानकारियां समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि इस जो आपके पास में मॉलिक्यूल बना है इसका नाम होता है एडक्ट।
अभी हम लोग इसकी एग्जांपल्स में बात करेंगे, पर मैं एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या ये एक लुईस एसिड है? यस, इट इज अ लुईस एसिड, क्योंकि लोन पेयर्स की जरूरत है इसको, वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास में। क्या ये एक लुईस बेस है? यस, इट इज अ लुईस बेस, लोन पेयर प्रेजेंट है और शेयर करने के लिए ये रेडी है। तो मुझे बताइए, क्या ये एक लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन हुआ? यस, इट इज अ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। और जब भी एसिड बेस का इंटरेक्शन होगा तो बताइए कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस होती है? वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप क्लियर है सभी को। ये बेसिक्स हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्योंकि यहाँ से जो लोन पेयर है उसका डोनेशन हो रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है डेटिव बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। आई होप क्लियर है सभी को। आइए देखते हैं इसके बारे में बेसिक जानकारी। ये आपके पास में एक एटम है जिसके पास में लोन पेयर है, ये आपके पास में एक एटम है जिसके पास में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है कौन से बॉन्ड का? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, डोनर एक्सेप्टर। कंडीशंस आप जानते ही हैं, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तभी एलिजिबल होगा यहाँ पे डोनेशन के लिए, ठीक है। मिनिमम एक लोन पेयर, लुईस बेस जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, तभी तो लोन पेयर होगा इसके पास में, ठीक है। एक्सेप्टर एटम की कंडीशंस क्या है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट कर पाएगा ये। मिनिमम एक कम से कम वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लुईस एसिड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्यों इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। पर मुझे बताना आप, क्या यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है? नहीं, यहाँ पे हो रही है आपके पास में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बनने वाला बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपके पास में क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। कौन सी? अनइक्वल, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज डोनर एक्सेप्टर। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ पे डोनेशन हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है, इसलिए डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी इसको कहते हैं। आइए देखते हैं, ये आपके पास में इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड का। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, अदर एटम एक्सेप्टर एटम ओनली प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा, नेसेसरी कंडीशन इज दैट वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर, अदर एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। एक के पास में लोन पेयर है, बिहेव्स एज लुईस बेस, एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, बिहेव्स एज लुईस एसिड, इसीलिए क्या हो जाएगी? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय अ सिंबल एरो। एरो की तरह डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी शो किया, एरो की तरह इसको डिनोट करते हैं, डोनर टू एक्सेप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे आप? सिग्मा बॉन्ड की तरह, व्हेन देयर इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। एक कंडीशन होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो बैक बॉन्डिंग का, तो बैक बॉन्डिंग में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो उसको ट्रीट करते हैं हम लोग एज ए पाई बॉन्ड। पर नॉर्मल कंडीशन में जब आपके पास में क्या है? व्हेन देयर इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम। जैसे हम लोगों ने अभी बात करी एडक्ट की, तो एडक्ट की अगर हम लोगों ने बात करी इस तरीके से, ये एडक्ट का फॉर्मेशन किया हम लोगों ने। अब बताओ, यहाँ पे केवल और केवल क्या आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है? यस, देयर इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए कौन से टाइप का होगा? सिग्मा टाइप का होगा। पर अगर हम लोग बात करें बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं, तो लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे BF3 का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे पहले से ही एक बॉन्ड बन चुका है, तो नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो टाइप होगा पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ये लाइन ये बताना चाह रही है यहाँ पे। आई बात समझ में? आइए अब देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है आपके पास में NH3H+ NH4+ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही समझाऊँ थोड़ा सा। NH3 है, इसके पास में लोन पेयर है। अब मुझे बताइए कि H+ के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास में? H+ के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये आपके पास में H+ है और इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताइए, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा आपके पास में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बनने वाला NH4+ कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके पास में हो चुका है और ये NH4+ बन चुका है हमारे पास में।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में H प्लस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटोनेशन। अमोनिया के पास में H प्लस आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ NH3। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बताइए। NH3 बनने के पहले NH4 प्लस बनने के पहले अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, यस sp3 था, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। इसका शेप क्या था बताइए, इसका शेप था पिरामिडल, शेप था पिरामिडल। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 107 डिग्री के करीब था, ये हम लोगों ने बात की। पर अमोनियम आयन बनने के बाद में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में बताइए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया क्या, नहीं आया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। अब मुझे बताइए यहाँ पे किस में चेंज आया, शेप में चेंज आया या नहीं आया, बिल्कुल शेप में चेंज आया। यहाँ पे शेप क्या हो गया अब अपने पास में, अब अपने पास में शेप हो गया टेट्राहेड्रल। आई होप क्लियर है सभी को। क्या बॉन्ड एंगल में चेंज आया, बिल्कुल बॉन्ड एंगल में भी चेंज आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, यहाँ पे इस टाइप का कुछ भी नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम लोग स्लाइड की फॉर्म में देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे बनने के पहले और बनने के बाद में। यह आपके पास में फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, NH3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यहाँ पे बनने के बाद में क्या हो रहा है आपके पास में, NH4 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, sp3 टेट्राहेड्रल और मोर। देखिए ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल हो चुकी है। आई होप क्लियर है सभी को। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगेन H प्लस यहाँ पे गेन हो रहा है, इसलिए प्रोटोनेशन भी इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, देखें वाटर, वाटर के पास में क्या है, लोन पेयर है आपके पास, ये H है आपके पास में। अगेन H प्लस के पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आपके पास में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जा रहा है टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम फ्रॉम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे बनने के पहले H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या था सर, sp3 था। शेप क्या था सर, V शेप था। बनने के बाद में बताइए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ, अभी भी sp3 है, ठीक है। पर क्या यहाँ पे शेप चेंज हो गया, यस, शेप V शेप से कहाँ चला गया, पिरामिडल तक चला गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर प्रेजेंट, ये कंडीशन है आपके पास में। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। पट शेप की बात करें तो बेंड शेप, बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोन पेयर रिपल्शन हावी हो रहा है, दो लोन पेयर हैं तो रिपल्शन ज़्यादा लगेगा, अगर रिपल्शन ज़्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसी कारण से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बढ़ जाएगा। आई होप क्लियर है। यहाँ पे इस टाइप का शेप बन जाएगा हमारे पास में, इस टाइप का शेप बन जाएगा। क्लियर है सभी को। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, एडक्ट का फॉर्मेशन। अमोनिया है, BF3 है आपके पास में। अमोनिया के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और BF3 के पास में क्या प्रेजेंट है आपके पास में, वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा आपके पास में एडक्ट का। अब मुझे बताइए यहाँ पे अमोनिया और BF3 एडक्ट बनने के पहले क्या कहानी है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3 है, शेप बताइए पिरामिडल है, ठीक है। इसका बताइए BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। यहाँ पे बात करें तो sp3 होगा और पिरामिडल होगा। पर जैसे ही एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है आपके सामने है, यहाँ पे किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है बताइए। ये sp2 था, क्या अब ये sp3 हो गया है, यस sp3 हो गया है। क्या अमोनिया में कोई चेंज आया, नहीं अमोनिया में कोई चेंज नहीं आया है। पर बताइए शेप, क्या दोनों का शेप चेंज हो रहा है, यस। ये पिरामिडल था आपके पास में, पिरामिडल से यहाँ पे चेंज हो गया शेप, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर से शेप चेंज हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर द एडक्ट फॉर्मेशन, आफ्टर द एडक्ट फॉर्मेशन किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, किस मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है,
किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज शेप दोनों चेंज होता है। तो आपके सामने सारा आंसर मैंने आपको बता दिया। आई होप क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये एडक्ट का एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, और बनने के बाद में आपके सामने है, अच्छे से देख लीजिए, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में और दूसरी कंडीशंस, और कहाँ कहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, तो ओजोन मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओजोन मॉलिक्यूल में किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, ये ओजोन मॉलिक्यूल है आपके पास में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से कोशिश करते हैं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिख लिए हैं। यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैंने कहा आपसे कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। बताइए यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे तो सेंट्रल एटम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सेंट्रल एटम का। यस, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो क्या ये वाला ऑक्सीजन जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है ये एलिजिबल है क्या डोनेशन के लिए? यस, इट इज एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। क्लियर है, हम लोगों को केवल इतना सा देखना है कि जो सेंट्रल एटम है आपके पास में उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में ये एलिजिबल हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि उस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में SO3 का, सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग। सल्फर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या कर लेना है हम लोगों को, सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, या सारे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए हम लोगों ने, और सराउंडिंग एटम्स की भी लिख लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। आई होप अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। काउंट कर सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या अब ये जो सेंट्रल एटम है आपका, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल। अब इन दोनों ऑक्सीजन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इन दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एंड इट इज एलिजिबल फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग इसके क्वेश्चंस कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।